मुंबई शहर जो अपने अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल्स के लिए एक टाइम पर इतना मशहूर था, अचानक से आज ये सारे क्रिमिनल्स कहां पर चले गए। आज की इस वीडियो में अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास स्टार्ट से लेकर एंड तक हम जानने वाले हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, सो बने रहिए। मुंबई की अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। ये वो दशक था जब मुंबई 3 लोगों के नाम से जाना जाता था। नंबर 1 अफगानी मुंबई करीम लाला उर्फ पठान, तमिलनाडु से आया हुआ हाजी सुल्तान और वर्धा भाई। ये तीनों 1930 में मुंबई में आकर बसे थे और यहां आते ही इन्होंने एक चीज देखी, टैक्स। 40% इंपोर्ट टैक्स। लोग आज की तारीख में इतना टैक्स भरने के लिए तैयार नहीं है और वो दौर तो कुछ और ही था। सो अब यहीं पर इन तीनों को अपने धंधे का मौका मिल गया, इंपोर्ट टैक्स को चकमा देना। बंबई पोर्ट पर कुली से शुरुआत करने वाले मस्तान ने इल्लीगल इंपोर्ट में अपने पैर गाड़े। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले वर्धा भाई ने चोरी और सिटी में शराब की डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता पकड़ा और पठान करीम लाला ने अपने तगड़े शरीर और अन्य अफगानी के पंटरों के दम पर एक्सटॉर्शन रैकेट्स के साथ साथ शराब और गैम्बलिंग के ठेके चलाना शुरू किए। फिर वैसे तो गैंगस्टर अपने इलाके में किसी को बर्दाश्त नहीं करते, खास करके कंपिटिटर्स को, पर इन तीनों के बीच एक आपसी समझौता हो चुका है और तभी तो मुंबई के एक माइन में 3 तलवारें होने के बावजूद सब कुछ बिना किसी राड़े के आसानी से चल रहा था। पर जैसे जैसे करके इन तीनों का दबदबा मुंबई पर पड़ रहा था, 20 से 25 सालों के दौरान एक बच्चा मुंबई का चौथा हिस्सा लेने खड़ा हो रहा था। दाऊद इब्राहिम कासकर रत्नागिरी का एक मुस्लिम। इसने मुंबई के डोंगरी इलाके में अपने बड़े भाई शबीर कासकर और अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग बना डाली। शुरुआत में तो ये लोग मिलकर वही छोटी मोटी चोरी चिकारियां करते थे, बट इसके मन में एक ही सवाल था कि मुंबई के 3 डॉन के बीच वो अपना हिस्सा कैसे बनाए। सो इसे बस एक ही ऑप्शन दिखाई दिया कि मुंबई में रहकर किसी भी डॉन को बस उंगली करो, उसकी गैंग से लड़ो, उसको हराओ और अपना हिस्सा बनाओ। धीरे धीरे एक्सपेंड होते हुए कुछ ऐसा ही किया। इसके 2 बंदों ने हाजी मस्तान के इलाके में अपने कुछ इल्लीगल धंधे शुरू कर दिए और जैसे दाऊद ने सोचा था, हाजी मस्तान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर 19 साल के बच्चे ने जो बात नहीं सोची थी वो ये थी कि हाजी मस्तान अपने दोस्त करीम लाला के पठान गैंग के गुंडों की मदद से उसके दोनों बंदों को बुरी तरीके से पीट देगा। और बस यही थी वो शुरुआत जहां पर 2 पत्थर टकराने लगे और चिंगारियों का धुआं उठने लगा, क्योंकि अब जलने वाली थी बदले की आग। 1975 में दाऊद को एक टिप मिला कि हाजी मस्तान के 5.25 लाख रुपए किसी को शक ना हो, इसलिए टैक्सी के जरिए ले जाए जा रहे हैं। और ये सुनकर दाऊद को इसमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। उसने अपने गैंग के डी कंपनी को तुरंत ही इकट्ठा किया और उस टैक्सी पर धावा बोल दिया और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्हें बाद में पता चला कि वो पैसे असल में पड़ोस के मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे, मस्तान के नहीं। लेकिन चोरी तो हो चुकी थी, वो भी पूरे 5.25 लाख, जो कि उस समय में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था और इसीलिए ये लूट उस पूरे दशक की सबसे बड़ी डकैती बन गई। दूसरे दिन जैसे ही ये न्यूज दाऊद के कानों तक पहुंची, डर के मारे उसका गला ही सूख गया, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोई और नहीं, दाऊद के अपने खुद के पिता इब्राहिम कासकर, जो मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे, वो ही खुद कर रहे थे। दाऊद की इस हरकत का पता लगते ही तुरंत उन्होंने उन लड़कों को दबोचा और दाऊद को तो बेल्ट से पीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए। लेकिन फिर इस पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा। दाऊद को छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई कि दाऊद खबरी का काम करेगा और पठान गैंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचाएगा और उसका सफाया करने में मदद करेगा। अब ये पुलिस की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटजी थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि दाऊद डकैती पैसों के लिए नहीं बल्कि हाजी मस्तान को सबक सिखाने के लिए कर रहा था। सो यहाँ पर सिर्फ एक बदले के लिए वो इतना बड़ा रिस्क उठा सकता था, तो उसी बदले को पूरा करने के लिए मुंबई पुलिस का खबरी क्यों नहीं बन सकता था और इस गैंग को डिस्ट्रॉय करने में क्यों नहीं मदद करेगा। बस फिर दाऊद ने अपने क्राइम जर्नलिस्ट दोस्त इकबाल नेतक के साथ मिलकर पुलिस को पठान गैंग के गैंगस्टर्स की लोकेशन बताना शुरू कर और उसके बदले में पुलिस दाऊद के छोटे मोटे क्राइम्स को भी अनदेखा कर रही थी और कुछ सालों तक सब कुछ खुशल मंगल
साइकिल ऐसे ही चलता रहा। पर पुलिस को शायद इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि दाऊद असल में इंसान के रूप में एक सांप भी निकल सकता है। एक ऐसा सांप जो अपने बिल में ही बैठकर मुंबई पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके पूरे मुंबई पर राज करने का सपना देख रहा है। फिर इसके कुछ 20-25 साल बाद आया 70 का दौर, जब बिल्कुल दाऊद के प्लान के मुताबिक पठान गैंग के कई सारे मेंबर्स पकड़े जा चुके थे। उनका एक्टिंग लीडर हाजी मस्तान भी 18 महीने की सजा काट रहा था और बाकी के दो डॉन करीम लाला और वर्दा भाई भी डर के मारे अंडरग्राउंड हो चुके थे। और उसी दौरान इंदिरा गांधी ने भी नेशन वाइड इमरजेंसी लागू कर दी थी। सो इस सब का नतीजा क्या था? दाऊद का एक कंपिटिटर पठान गैंग बिना किसी लड़ाई के मैदान से बाहर हो गया और मार्केट फुल ओपन। तो दाऊद ने सीधा पठान और मस्तान के सारे इलीगल बिजनेस पर तुरंत ही हाथ मार लिया, उन पर कब्जा कर लिया और चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ही कंपनी पठान गैंग की जितनी पावरफुल हो गई। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये गैंगस्टर काफी ट्यूटोरियल जीप होते हैं, जिनकी ईगो उनके कद से भी ऊंची होती है। तो क्या पठान गैंग ये सब शांति से बस ऐसे ही ताड़ते रहने वाला था? जी नहीं। इमरजेंसी के बाद तीनों हाजी मस्तान, करीम और वर्दा भाई थोड़े बूढ़े और ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन करीम का भतीजा समात खान चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा रिवाइंड में जाके याद करो, दाऊद ने तो अपने भाई बंदों के पिटने का पठानों से बदला ले लिया, उनके इलाके से 5.25 लाख रुपए चुरा कर। लेकिन पठानों का तो जवाब आना अभी बाकी था और समात खान के पास उसके लिए एक तरकीब थी। उसे सबसे पहले तो अपने गैंग के टॉप मेंबर सईद पाटला, अयूब लाला, अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर 1977 में दाऊद के एक दोस्त इकबाल नेतक को तड़पा कर मार डाला। बात यहाँ तक भी ठीक थी, लेकिन फिर 1981 में अपनी इसी गैंग में एक नई गैंगस्टर मानिया सर्वे को जोड़कर दाऊद के बड़े और सगे भाई शबीर कास्कर को भी दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून डाला। इस हत्याकांड का नतीजा ये हुआ कि 1982 में मानिया सर्वे तो इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम जो अब तक छोटे मोटे कांड किया करता था, अब वो एक फुल फ्लैश डॉन बनने के रास्ते निकल पड़ा। क्योंकि अब बात आ चुकी थी अपने ही खून के बदले। तो उसने सबसे पहले वर्दा भाई जैसे बड़े माफियाओं के लिए काम करने वाले राजन नायर उर्फ बड़ा राजन को उन खूनियों में से एक अमीरजादा की सुपारी दी। उसने अमीरजादा को मुंबई सेशन कोर्ट के बीचों बीच खुलेआम गोली से उड़ा दी। अब इतना सब होने के बाद आग बुरी तरीके से लग चुकी थी और यही आग फैलकर दोनों ही गैंग को खत्म करने वाली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पठान गैंग ने इसे सहकर नहीं लिया था। अब भले ही बड़ा राजन गैंगस्टर वर्ल्ड में जाना माना खिलाड़ी था, लेकिन वो असल में अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के चक्कर में इस 2 नंबर धंधे में आया था। सो अमीरजादा के मर्डर के 1 महीने के अंदर अंदर बड़े राजन को भी सेम उसी तरह एक कोर्ट में टपका दिया गया। लेकिन अब्दुल कांजू नाम के एक ऐसे लोकल गुंडे के द्वारा जिसने राजन की गर्लफ्रेंड को भी उससे छीना। मतलब टेक्निकली पठान गैंग ने बड़े राजन पर डबल घाव किया था कि उसकी गर्लफ्रेंड को उससे छीन कर और उसका मर्डर करवा दिया। और ऐसा अक्सर ये गैंग्स करते हैं पूरी दुनिया में अपना खौफ पैदा करने। इसके अलावा ये गैंग्स काम इसलिए करते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये भी समझ में आ जाए कि ये काम किसने करवाया है। असल में उन दिनों बड़े राजन का एक शागिर्द एक चमचा हुआ करता था, राजन निकल जे उर्फ छोटा राजन। अपने गुरु की मौत से छोटा राजन पूरी तरीके से तिलमिला गया, जो डेस्परेटली गंजू से अपने बड़े राजन के खून का बदला लेना चाहता था। और इसीलिए जब एक दिन क्रिकेट एंड ट्यूजडे एक मैदान पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तब छोटा राजन ने मैदान के बीच में ही सबके सामने उसका मर्डर कर दिया। अब इससे छोटा राजन बन गया बड़ा राजन गैंग का अकलौता लीडर। अब भले बाकी किसी ने इसकी स्टेयरिंग को अप्रिशिएट किया या ना किया हो, एक इंसान ने जरूर किया। यस, वह दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद ने तुरंत ही अपनी डोर छोटा राजन से जोड़ी और समाद खान को मारने के लिए रामा भाई नाइक और बाबू रेशम के साथ साथ उसे भी भेज दिया। उन्होंने समाद खान जैसी बड़ी मछली को फांसने के लिए एक खूबसूरत लड़की के जरिए एक ट्रेप बिछाया और 1984 में उसे ओलो टाइप के होटल की लिफ्ट में गोलियों से भून डाला। यानी कि अब दाऊद के भाई शबीर कास्कर के कातलों में से मानिया सर्वे डाउन हो चुका था, अमीरजादा डाउन हो चुका था और समाद खान भी डाउन हो चुका। और अब बचा कौन? आलमजेब, सईद पाटला और अयूब लाला। लेकिन इनका भी गेम बचता इससे पहले ये खबर आती कि आलमजेब और सईद पाटला पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और अयूब लाला वहीं से फरार हो गया। यानी कि दाऊद के सारे दुश्मन खत्म हो चुके, लेकिन अपने भाई के खोने का दर्द अब भी किसी आग की तरह उसके सीने में जल रहा है। और इसीलिए उसने सोचा कि पठानों ने उसके भाई को मारा था, तो पठान गैंग के ओरिजिनल लीडर करीम लाला का भाई रहीम खान अभी भी जिंदा क्यों है? भाई के खून का बदला भी तो भाई के खून के साथ ही होना चाहिए। और बस फिर दाऊद ने एक बार फिर छोटे राजन का नंबर घुमाया
और उसे रहीम खान की सुपारी दे दी और 1986 में उसे भी टपका दिया। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पठान गैंग के 3 मेजर सपोर्टर्स हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई ऑलरेडी काफी बूढ़े और ठंडे पड़ चुके थे और अब फाइनली रहीम खान के मरने के बाद पठान गैंग पूरी तरीके से खत्म हो गया। और फिर ये वो समय था जिसके बाद से शुरू होने वाला था मुंबई में दाऊद इब्राहिम का दौर। वो दाऊद इब्राहिम जो पूरे मुंबई का अकलौता क्रिमिनल मालिक था। मुंबई का यही नया मालिक आगे जाकर अपने ही दोस्त छोटा राजन और अरवान गावली के साथ पंगा बोलने वाला था और यही दाऊद इब्राहिम खासकर अपने ही दोस्त रमना भाई नाइक और बाबू रेशम का भी मर्डर करवाने वाला है। फ्रेंड्स, कहानी अभी बाकी है और कहानी आगे जाकर मजीद इंटरेस्टिंग होती है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में।